चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। नोट्स आपको लेक्चर के बाद प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ओके, तो आज हम अपना सेकंड बुक का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वेव ऑप्टिक्स। ओके, तो अगर हम बात करें तो हमने लाइट के दो नेचर्स की बात करी थी, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। और उसमें हमने वेव नेचर के लिए जब हमने बात कही तो हमने कहा कि वेव नेचर को डिफाइन करने के लिए बेसिकली आपके 3 इफेक्ट्स यूज होते हैं। नंबर वन इज इंटरफेरेंस, सेकंड इज डिफ्रैक्शन एंड थर्ड वन इज पोलराइजेशन। एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, नेचर ऑफ लाइट की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे नेचर ऑफ लाइट की, तो नेचर ऑफ लाइट को डिफाइन करने के लिए वेरियस थ्योरीज दी गई हैं। ठीक है, टू डिफाइन नेचर ऑफ लाइट वेरियस थ्योरीज आर गिवन बाय डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट। उनमें से सबसे पहली जो थ्योरी है वो थ्योरी है आपकी कॉर्पस्कुलर थ्योरी, कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक, जनरली ये थ्योरी जो दी गई ये आपकी आइजैक न्यूटन के थ्रू दी गई। किसने दी थी थ्योरी? ये थ्योरी आपकी न्यूटन ने दी थी। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। तो कॉर्पस्कुलर थ्योरी कहती क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइट कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स जिन्हें हम कॉर्पस्कुलस बोलते हैं। जिन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस्कुलस। कॉर्पस्कुलस विच आर शॉर्ट आउट ऑफ हाई स्पीड बाय ए लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है आपके टाइनी पार्टिकल्स जो शॉर्ट आउट होते हैं, शॉर्ट आउट बाय ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के थ्रू ये क्या होते हैं? शॉर्ट आउट होते हैं। ठीक, इस थ्योरी के बेस पर न्यूटन ने कुछ इफेक्ट्स आपके शो करे, जस्ट लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बारे में बताया, रिफ्रैक्शन के बारे में बताया, और इसके साथ साथ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट के बारे में बताया। दैट इज लाइट ट्रेवल ऑन अ स्ट्रेट पाथ। प्रोपगेशन ऑफ लाइट के बारे में न्यूटन ने आपको बताया। तो कॉर्पस्कुलस थ्योरी क्या कहती है? वो कहती है लाइट कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पस्कुलस विच आर शॉट आउट बाय ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी यू कैन एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लेकिन लाइट की और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, जो ये थ्योरी डिफाइंड नहीं कर पाई। इसीलिए सेकंड थ्योरी आती है आपकी वेव थ्योरी ऑफ लाइट। सेकंड वन इज वेव थ्योरी ऑफ लाइट। जनरली ये जो थ्योरी दी थी ये आपकी क्रिश्चियन हाइगन्स के थ्रू दी गई थी। क्रिश्चियन हाइगन्स एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने थ्योरी दी, और ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स थ्योरी हम एक बार फिर से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को पढ़ेंगे और उनके प्रूफ भी करेंगे, और आपके एग्जाम में वो प्रूफ आते हैं। 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन के आता है, प्रूफ स्टेट एंड प्रूफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स थ्योरी। ठीक है, क्या है पहले वो समझिए ध्यान से। हाइगन्स ने सजेस्ट करा कि जो लाइट है वो आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। लॉन्गिट्यूडनल वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, जस्ट लाइक साउंड। साउंड जो है आपकी वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर को फॉलो करती है। तो हाइगन्स सजेस्टेड दैट लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, जस्ट लाइक साउंड। और ये जो ट्रेवल कर रही है, जो पास हो रही है थ्रू एन ऑल प्रोवाइडिंग मीडियम, या हाइपोथेटिकल मीडियम बोलेंगे इसे हम, हाइपोथेटिकल मीडियम। और जिस मीडियम को हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड ल्यूमिनिफेरस ईथर। ल्यूमिनिफेरस ईथर, उस मीडियम को हम क्या बोलते हैं? ल्यूमिनिफेरस ईथर बोलते हैं। एक बार फिर से सुनिए स्टेटमेंट को। अकॉर्डिंग टू हाइगन्स थ्योरी अ लाइट ट्रेवल like longitudinal wave, या light travels in the form of longitudinal wave just like sound wave through the all preventing hypothetical medium, जिसे हम बोलते हैं ल्यूमिनिफेरस हीटर।
और इसी के साथ साथ दो साइंटिस्ट और आए यहाँ पर, एक का नाम था फ्रेशनल और एक का नाम था यंग, जिन्होंने शो करा कि जो लाइट है वो आपकी ट्रांसवर्स नेचर को भी शो करेगी, ट्रांसवर्स नेचर को भी शो करेगी लाइट आपकी। तो अकॉर्डिंग टू हाइगन्स लाइट लॉन्गिट्यूडनल वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, अकॉर्डिंग टू फ्रेशनल एंड यंग लाइट ट्रांसवर्स नेचर या ट्रांसवर्स वेव की फॉर्म में मूव कर रही है। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट यू कैन डिफाइन रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। इन इफेक्ट्स को आप इजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस थ्योरी। ठीक है, तीसरी थ्योरी आती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट वेव्स के बारे में बताते हैं। हाँ, बाय मैक्सवेल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कह लीजिए या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट, ये आपकी मैक्सवेल के थ्रू दी गई। और मैक्सवेल ने ये कहा कि जो लाइट है ये इंपॉर्टेंट है, इसकी जो लाइन है ये ऑब्जेक्टिव पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बुक में एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वहां पर भी ये लाइन आपकी बताई जाती है। तो ये वहां पर भी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है। क्या है? लाइट प्रोपागेट्स एज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशंस, और इसे ट्रैवल करने के लिए किसी तरीके के मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, नो मीडियम रिक्वायर। और जब मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है तो दैट इज कैसी वेव को शो कर रहा है? ये ट्रांसवर्स वेव को ये शो कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल जो लाइट प्रोपागेट करेगी उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस रहेंगे वो एक दूसरे से 90 डिग्री पर रहेंगे, और साथ साथ डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन से भी कितने डिग्री पर रहेंगे? 90 डिग्री पर वो रहेंगे आपके। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें लास्ट थ्योरी, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। तो अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक, एक साइंटिस्ट है मैक्स प्लांक जिन्होंने थ्योरी दी, उन्होंने बोला कि जो लाइट है वो ट्रेवल करेगी, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और इन स्मॉल पैकेट्स को ही हम क्या बोलते हैं? फोटोन्स बोलते हैं। इन स्मॉल पैकेट्स को क्या बोलते हैं? फोटोन्स बोलते हैं। और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस कंसेप्ट को लेते हुए ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करा। इसने एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, ठीक, और इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बेस पर ही उन्होंने लाइट के पार्टिकल नेचर को डिफाइन करा। ठीक है, और साथ ही साथ अकॉर्डिंग टू प्लांक वेव नेचर को भी डिफाइन करा गया, और वेव नेचर को डिफाइन करने के लिए तीन इफेक्ट लिए गए। द फर्स्ट वन इज इंटरफेरेंस, सेकंड इज डिफ्रैक्शन एंड थर्ड इज पोलराइजेशन। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस आपके सिलेबस में केवल इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन आपके सिलेबस में नहीं है। और इस सारे कंक्लूजन के बाद में एक साइंटिस्ट आए ब्रोगली, डी ब्रोगली जिन्हें बोलते हैं, लुइस डी ब्रोगली इनका पूरा नाम है। इन्होंने सजेस्ट करा कि जो लाइट है वो कैसे नेचर को शो करती है? ड्यूअल नेचर को शो करती है। लाइट आपके पार्टिकल नेचर को भी शो करती है और एज वेल एज वेव नेचर को भी शो करती है। तो चार थ्योरी रही। पहली थ्योरी कॉर्पस्कुलस थ्योरी, जिसे न्यूटन ने दिया। उन्होंने क्या बोला? लाइट कंसिस्ट करती है टाइनी पार्टिकल्स को, जिन्हें कॉर्पस्कुलस बोलते हैं, जो शॉर्ट आउट होते हैं हाई स्पीड बाय ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और इस थ्योरी के बेस पर हम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करते हैं। फिर आती है वेव थ्योरी ऑफ लाइट, क्रिश्चियन हाइगन्स ने दी। इन्होंने बोला कि लाइट ट्रेवल करेगी इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव थ्रू एन ऑल प्रिवेंडिंग हाइपोथेटिकल मीडियम, जिसे ल्यूमिनसफेरस ईथर बोलते हैं। ऐसे किसी मीडियम, ऐसा कोई मीडियम नहीं है। इस बात को बताते हुए फ्रेशनल और यंग ने लाइट के ट्रांसवर्स वेव को या ट्रांसवर्स नेचर को शो करा। और इस थ्योरी की बेस पर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, इन इफेक्ट्स को एक्सप्लेन किया गया। फिर आई थ्योरी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ लाइट की थ्योरी, जिसे मैक्सवेल ने दिया। मैक्सवेल ने बोला कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड
ऑसिलेशंस हैं वो परपेंडिकुलर है, साथ साथ परपेंडिकुलर किसके, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट के। एंड द लास्ट वन इज प्लांक क्वांटम थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग लाइट ट्रेवल्स करती है स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में, जिन्हें क्या बोलते हैं हम, फोटॉन्स बोलते हैं। ठीक, यहाँ से आइंस्टाइन की बात हुई जिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर को शो करते हैं, और साथ साथ वेव नेचर की एक्सप्लेन करने के लिए तीन इफेक्ट का ऑब्जर्वेशन करेंगे, इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन एंड पोलराइजेशन। फिर लास्ट स्टेटमेंट दिया गया डी ब्रॉगली के द्वारा, और इन्होंने कहा कि लाइट आपका डुअल नेचर को एक्सप्लेन करेगी। यहाँ तक समझ में आया, यस और नो? जल्दी बताएं। हाँ पूछो हेमंत। जी देखो मैं बताता हूँ आपको, नहीं नहीं मैं आपको क्लियर कर देता हूँ इस चीज़ के लिए। क्वेश्चन इज, इन्होंने पूछा कि लाइट की इतनी सारी थ्योरीज हैं, लाइट डी ब्रॉगली के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दो टाइप की थ्योरीज दी गई हैं कि पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये थ्योरीज तो सब बाद में आई हैं। पहले आया नेचर सराउंडिंग का। सराउंडिंग का नेचर कहता है कि आप पार्टिकल की फॉर्म में ट्रेवल करेंगे या वेव की फॉर्म में ट्रेवल करेंगे। क्लियर है इतना? और इस नेचर के बेस पर ऑब्जर्वेशन करी गई लाइट की। अब डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस करी, तो फाइनल कंक्लूजन ये निकल के आया कि जो लाइट है वो दोनों टाइप के नेचर को शो कर रही है। ये जो थ्योरी ऊपर की जैसे कॉर्पस्कुलस थ्योरी है, या हाइगन्स प्रिंसिपल है, या फ्रेशनल और यंग का स्टेटमेंट है, ये सब थ्योरी आपको ये सिखाती हैं कि जो डी ब्रॉगली का स्टेटमेंट है वो डायरेक्ट नहीं आया है, उनसे पहले ये ऑब्जर्वेशंस हो चुकी थी। इन ऑब्जर्वेशंस को आप ओवरकम करते गए, और फिर फाइनल ऑब्जर्वेशन निकल के आई कि लाइट हैज डुअल नेचर। इन फ्यूचर अगर कोई और नेचर को लाइट शो करती है तो एक नई थ्योरी डेवलप हो जाएगी। अभी क्लियर है? अब वेव ऑप्टिक्स में आपको इनमें से एक भी थ्योरी नहीं पढ़नी, आपको सिर्फ वेव ऑप्टिक्स में पढ़ना है। बेसिक थ्योरी स्टेटमेंट जैसे थे ये तो पढ़ना ही है, बाकी जो मेन आपको डिस्कस करना है वो इंटरफेरेंस के बारे में डिस्कस करना है, और डिफ्रैक्शन के बारे में, जो लाइट के वेव नेचर को डिफाइन करते हैं। तो आपको स्पेशली लाइट के वेव नेचर को पढ़ना है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल नेचर को आप लाइट के पढ़ चुके हैं जब आपने डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर चैप्टर पढ़ा था, उसमें आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था, वहां पे आपने पार्टिकल नेचर को पढ़ चुके हैं लाइट के। अभी क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम वेव फ्रंट्स पर। क्या होता है वेव फ्रंट, समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन भी लिखने के लिए आती है, और 2 मार्क्स में उसके साथ साथ वेव फ्रंट ड्रॉ करने के लिए भी आते हैं। है क्या? मैं लिख देता हूं, ए वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज द continuous locus of all such particles of the medium which are vibrating in the same phase at any instant। डेफिनेशन समझिए क्या होता है वेव फ्रंट, उसे समझिए, फिर हम हाइगन्स के प्रिंसिपल को समझेंगे। देखिए यहां से वेव फ्रंट क्या है, डिफाइंस एज कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल सच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज एट एनी इंस्टेंट। अगर मैं आपसे कहूं किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसी मीडियम के सारे पार्टिकल्स सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, तो वो जो एनवलप्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे उस स्ट्रक्चर को ही वेव फ्रंट बोलेंगे। कैसे? देखिए ध्यान से, अगर मैंने कहा आपके पास ये एक लाइट सोर्स है जो स्फेरिकल शेप का है, तो आप सब जानते हैं ये लाइट जो स्प्रेड आउट होगी वो चारों तरफ होगी। लाइट जो स्प्रेड आउट होगी वो चारों तरफ लाइट स्प्रेड आउट होगी कुछ इस तरीके से। अब समझो डेफिनेशन क्या कहती है। डेफिनेशन सेज दैट ए वेव फ्रंट इज डिफाइंड
as the continuous locus of all such particles of the medium which are vibrating the same phase at any instant. तो इस लाइट सोर्स से निकलने वाले जितने भी पार्टिकल्स हैं वो इस डायरेक्शन में, या फिर 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 अनदर किसी भी डायरेक्शन में जो वाइब्रेट कर रहे हैं सेम फेस में कर रहे हैं और किसी पर्टिकुलर टाइम पर। जैसे मैंने कहा इस पॉइंट पे T1 टाइम पे, इस पॉइंट पे T2 टाइम पे, यहाँ T3 टाइम पे या T4 टाइम पे। तो हर डायरेक्शन में फेज क्या है, सेम है पार्टिकल के, जो भी मीडियम में यहाँ पर पार्टिकल्स हैं उनका। तो ये जो बन के आए हैं ये ही क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे आपके वेव फ्रंट्स। क्या होता है वेव फ्रंट, समझ में आया? वेव फ्रंट समझ में आया आपको क्या होता है? सेंटर लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स से चारों तरफ लाइट निकल रही है, तो जितने भी उस लाइट के पार्टिकल्स हैं मीडियम में वो वाइब्रेट करते हुए जा रहे हैं आगे की तरफ सेम फेज में। तो वही क्या बना रहे हैं, एक वेव फ्रंट बना रहे हैं। जस्ट लाइक गॉसियन सरफेस ऑफ चैप्टर 1, पॉइंट चार्ज होता था तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनती थी, सेम एज यहाँ पर वेव फ्रंट है। ये जो लाइन ड्रॉ करी है इन्हें बोलते हैं हम रे, रे ऑफ लाइट या रे भी बोल देते हैं। एक एरो जो परपेंडिकुलर है किसी भी वेव फ्रंट के। तो आप देख सकते हैं किसी भी वेव फ्रंट, मतलब यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे देख चेक करने के लिए, ये रेडियस वाली लाइन है तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। बात क्लियर है इतना? अच्छा आप एक चीज बताइए, अगर मैं कहूँ आपसे कि मेरे पास एक लाइन सोर्स है, मेरे पास कैसा सोर्स है, लाइन सोर्स, तो बताइए वेव फ्रंट कैसा बनेगा? प्लेन क्यों बनेगा लाइन सोर्स के लिए? अच्छा सोचिए आपके हाथ में पेन है, अभी मानिए कि पेन जो है जलने लगा है, लाइट एमिट कर रहा है, तो ये हर डायरेक्शन में इक्वल लाइट एमिट करेगा। स्फेरिकल भी क्यों बनेगा, पेन है ना, पॉइंट होता तो स्फेरिकल बनता, सिलेंड्रिकल बनेगा। कैसे बनेगा, सिलेंड्रिकल बनेगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो लाइन सोर्स है तो आपका कैसा वेव फ्रंट बनने वाला, सिलेंड्रिकल। इस सेंटर से हर डायरेक्शन में लाइट आपकी एमिट होती रहेगी। ठीक है, ऐसे ही यहां पर। क्लियर है इतना? अच्छा अगर मैं कहूं पैरेलल लाइंस आ रही हैं तो इनका वेव फ्रंट कैसा रहेगा, प्लेन वेव फ्रंट रहेगा। ठीक, इसके अलावा दो टाइप के वेव फ्रंट और होते हैं जो शायद स्टार्टिंग की क्लास में किसी भाई ने क्वेश्चन भी पूछा था। एक तो स्फेरिक कन्वर्जिंग वेव फ्रंट और एक डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। ठीक है, कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट और एक डाइवर्जिंग। तो वाईफाई का सिग्नल सबने देखा होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से होते हैं ये आपके एरोज हैं, लाइट आ रही है इस तरीके से, तो इसका मतलब वेव फ्रंट कैसे बना, ऐसे 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 ऐसे। ठीक, ये सी के एरो अगर अपोजिट डायरेक्शन में कर देंगे तो वेव फ्रंट कैसा हो जाएगा, डाइवर्जिंग हो जाएगा। अभी तो सब एक पॉइंट पर आके मिलेंगी लाइट रेज, कुछ इस तरीके से, तो ये क्या हो गया, कन्वर्जिंग हो गया। और यहीं से एरो क्या कर दें आप, दूसरी तरफ कर दें, कुछ इस तरीके से जाने लगे लाइट रेज, तो ये बाहर की तरफ जाने लगे, तो ये कैसा हो जाएगा, डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, यस और नो, जल्दी से बताएं। स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट, डाइवर्जिंग वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, समझ में आया सबको? चलिए वेरी गुड। नाउ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें। अब बात करते हैं किसकी, हम हाइगन्स प्रिंसिपल की। हाइगन्स प्रिंसिपल क्या कहता है, हाइगन्स प्रिंसिपल? पहले मैं स्टेटमेंट लिखूंगा फिर मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल, ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट, ऑन अ वेव फ्रंट is a source of secondary waves while add up to give a wave front at any later time. According to statement, each point on a wave front
is a source of secondary wave while adapt to give a wavefront at any later time. अच्छा, इस प्रिंसिपल, ये जो प्रिंसिपल है, दिस प्रिंसिपल is based on following assumptions. किन किन assumptions पर बेस है वो समझ लीजिए, उनसे ही हम आपकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको समझा देंगे। पहला assumption कहता है each point on a wavefront acts as a fresh source of new disturbance और जिस डिस्टर्बेंस को हम बोलते हैं कॉल्ड सेकेंडरी वेव्स और वेवलेट भी बोल देते हैं इसे। ठीक, पहला एजम्पशन अभी समझाऊंगा एक एक करके, पहले देख लीजिए ध्यान से, लिख लीजिए आप भी चाहे लिखना चाहें तो। सेकेंड एजम्पशन कहता है द सेकेंडरी वेवलेट्स spread out in all directions with the speed of light in the given medium। और थर्ड कहता है द न्यू वेव फ्रंट एट एनी later time is given by the forward envelope of the secondary wavelets at that time। बस इन पॉइंट्स को पढ़ते हुए हम अब अपना कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। आप देखिए ध्यान से, हाइगन्स प्रिंसिपल ने बताया कि ईच पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव्स while adapt to give a wavefront at any later time। अब समझ लो, पहले मैं हाथों हाथ स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करता रहूंगा। देखिए ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये मेरे पास एक वेव फ्रंट है, ये क्या है मेरे पास, वेव फ्रंट है, तो अकॉर्डिंग टू हाइगन्स ईच पॉइंट ऑफ ऑन ए वेव फ्रंट इज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव। तो इसके हर पॉइंट पर एक सोर्स है, एक सोर्स ये रहा, एक सोर्स ये रहा, एक सोर्स ये रहा, एक सोर्स ये रहा, एक ये रहा, और भी बना सकते हैं आप, एक ये है सोर्स, एक ये सोर्स है, एक ये सोर्स है, और एक ये सोर्स है। इसके हर पॉइंट पर एक सोर्स है जो क्या बनाएगा, सेकेंडरी वेव बनाएगा वाइल एडप्ट टू गिव ए वेव फ्रंट एट एनी लेटर टाइम। अब देखो ये सारे सोर्स कैसे हैं, पॉइंट सोर्स हैं, तो पॉइंट सोर्स के लिए वेव फ्रंट कैसा बनता है, स्फेरिकल। पॉइंट सोर्स के लिए वेव फ्रंट कैसा बनता है, स्फेरिकल। पॉइंट सोर्स के लिए वेव फ्रंट कैसा बनता है, स्फेरिकल। ऐसे ये बनेगा स्फेरिकल, ये भी स्फेरिकल, ये इधर जो बनेगा ये भी स्फेरिकल, ये भी स्फेरिकल, ये भी स्फेरिकल, और ये भी स्फेरिकल। तो पॉइंट सोर्स के लिए वेव फ्रंट कैसे बन गए, स्फेरिकल बन गए। फिर स्टेटमेंट क्या कहता है, वाइल एडप्ट टू गिव ए वेव फ्रंट एट एनी लेटर टाइम। और इन सबके पॉइंट टेंजेंट्स ड्रॉ कर दूं अगर इन्हें मिलाते हुए सबको, तो फिर से क्या मिल गया हमें, एक नया वेव फ्रंट बन गया। बात समझ में आई सबको, इतनी बात क्लियर है सबको, यस और नो। यस और नो, बात समझ में आई, ठीक है। तो अब यहां से कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट सेज दैट, अभी किन किन assumptions पे था देखो, पहला assumption था ईच पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट एक्ट एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, जिन्हें क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वेव्स और वेवलेट्स। तो देखो ये नए सोर्स थे जिन्हें सेकेंडरी वेवलेट्स बोलते थे। फिर सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू सेकंड द सेकेंडरी वेवलेट्स स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन। ये देखो आगे की तरफ भी दिख रहे हैं, पीछे की तरफ भी दिख रहे हैं, विद द स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट से। और थर्ड कहता था जो नया वेव फ्रंट है उसे अगर आप एनवलप कर दोगे, फॉरवर्ड एनवलप कर दोगे,
तो क्या बनेगा, सेकेंडरी वेवलेट्स दे देगा। तो ये आपका सेकेंडरी वेवफ्रंट या फिर नया वेवफ्रंट आपका मिल गया है। अब एक शब्द पे ध्यान देना, उसने बोला कैसा एनवलप करना है आपको, फॉरवर्ड एनवलप करना है। कैसे एनवलप करना है, फॉरवर्ड एनवलप करना है। जनरली इस शब्द के ऊपर क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कहता है कि नो बैकवर्ड वेव फ्रंट, नो बैकवर्ड वेव फ्रंट इज पॉसिबल। बैकवर्ड वेव फ्रंट पॉसिबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, अब देखिए इसे मैथमेटिकली देखते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स वो प्रोपोर्शनल होता है 1 + cos थीटा के। ये कहां से आया, क्यों आया, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, आपको सिर्फ जो काम की चीज है वो समझनी है। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स या मैथमेटिक्स एम्पलीट्यूड ऑफ वेव जो होगा प्रोपोर्शनल होगा 1 + cos थीटा के। अगर मैं कहूं इफ बैकवर्ड वेव फ्रंट पॉसिबल, अगर मैं आपसे कहूं कि बैकवर्ड वेव फ्रंट क्या है, पॉसिबल है, तो ऐसी सिचुएशन में थीटा की वैल्यू कितनी होगी, पाई होगी, दैट इज 180 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, जब थीटा पाई होगा तो कॉस 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बताइए जल्दी से। कॉस पाई इक्वल टू, बोलो कितनी होती है कॉस पाई की वैल्यू, की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। कितनी होती है, -1। जैसे ही इसे रखूंगा तो 1 + -1 कितना आ जाएगा, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड आएगा 0। और अगर किसी वेव का एम्पलीट्यूड 0 है तो वे वेव पॉसिबल है ही नहीं। इसीलिए हम क्या कहेंगे कि जो बैकवर्ड वेव फ्रंट है वो आपका पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए जो आपकी बुक्स हैं एनसीईआरटीज वगैरह, उसमें इधर का पोर्शन डॉटेड करके बनाते हैं कि बैकवर्ड वेव फ्रंट क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। और ये आप भी जानते हैं कि जब लाइट ऑन करी जाती है तो उससे जो लाइट स्प्रेड आउट होती है वो केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में लाइट स्प्रेड आउट नहीं होती। इतनी बात समझ में आई, यस और नो, जल्दी से बताएं। हाँ एक बार फिर से, हाँ बैक वाला फिर से समझा देते हैं, देखिए ध्यान से। अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल फॉरवर्ड एनवलप करना है आपको, बैकवर्ड नहीं करना है, तो इसका मतलब बैकवर्ड है ही नहीं। तो हमने हमने स्टेटमेंट दिया कि नो बैकवर्ड वेव फ्रंट इज पॉसिबल। अब मन में आया कि भाई अगर वेव फ्रंट बैकवर्ड पॉसिबल नहीं है तो क्यों नहीं है, तो उसके लिए हमने बात करी अकॉर्डिंग टू फिजिक्स स्टेटमेंट्स। एक एम्पलीट्यूड ऑफ वेव जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1 + cos थीटा के। इसके प्रोपोर्शनल होता है 1 + cos थीटा के। अब फिर हमने कहा कि अगर वेव फ्रंट बैकवर्ड डायरेक्शन में पॉसिबल है, इफ बैकवर्ड वेव फ्रंट इज पॉसिबल, देन उस सिचुएशन में जो थीटा होगा, देखिए अगर इस तरफ जाएंगे तो थीटा 180, थीटा कितना 180। जैसे ही हम cos की वैल्यू 180 रखेंगे, cos 180, तो उसकी वैल्यू होगी -1। और इस वैल्यू को जैसे यहाँ रखेंगे तो 1 + -1 दैट इज इक्वल टू 0। और वेव का एम्पलीट्यूड कितना आ गया, 0। अगर किसी वेव का एम्पलीट्यूड 0 है तो वो वेव एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है। समझ में आया हेमंत, चलिए बाकी सबको समझ में आया, आयुषी, अनुपमा, दिव्यांश, मेश, चलिए हाँ हूँ करते रहिए, हमें भी लगेगा कि आप भी जिंदा हैं, आप भी सुन रहे हैं हमारी बात को। चलिए नेक्स्ट आता है, इंपॉर्टेंट है। अब जो दो टॉपिक पढ़ाऊंगा दोनों इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पर्पज से भी और आपके जो प्री बोर्ड होगा उस पर्पज से भी। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स वेव थ्योरी। हाइगन्स वेव थ्योरी के बेस पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आपके पेपर में अगर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिखने के लिए आते हैं तो उस क्वेश्चन को कम से कम 1 से 2 बार पढ़ लें। कभी भी सिंपली लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिखिए या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिखिए ऐसा नहीं आएगा। हमेशा जब भी आता है बोर्ड में, 12th क्लास के बोर्ड में, वो ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स थ्योरी ही आता है। देखिए समझिए ध्यान से, अभी तक जो हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा उसमें हम बोलते थे कि एक लाइट रे आएगी, इंसिडेंट होगी और आपका रिफ्लेक्ट होगी। लाइट रे, देख शब्दों पे ध्यान देंगे, लाइट रे इंसिडेंट होगी, लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी, और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल हो जाएगा। यही पढ़ रखा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपने, ठीक है। नाउ अब कंडीशन थोड़ी चेंज है।
अब लाइट रे ना आके पूरा का पूरा एक वेव फ्रंट आएगा कुछ इस तरीके से, पूरा का पूरा क्या आएगा, एक वेव फ्रंट आएगा। फिर ये वेव फ्रंट आगे भी बढ़ेगा रिफ्लेक्शन के बाद, ये वेव फ्रंट आगे भी बढ़ेगा रिफ्लेक्शन के बाद। ठीक। अच्छा, इन पॉइंट्स पर इंसिडेंट वेव फ्रंट, एक सेकंड थोड़ा सा इसे कवर अप कर देता हूं। ये हो गया इंसिडेंट वेव फ्रंट। ऐसे ही क्या होगा, एक रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनेगा। पहले मैं रिफ्लेक्टेड लाइट बना देता हूं, लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, और यहां बनेगा एक रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। पहले इधर की लाइट भी रिफ्लेक्ट कर देते हैं। अभी 2 मिनट में आपको डायग्राम समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, नेमिंग कर देते हैं। ये आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। ठीक। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, इधर वेव फ्रंट के रेस्पेक्ट में एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, इधर ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, ये वेव फ्रंट के रेस्पेक्ट में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पॉइंट पी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, ये ए हो गया, और ये आपका डी हो गया। ये एक्स और ये वाई, ऐसे आई लाइट, ऐसे आई और कुछ ऐसे चली गई। देखिए, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, ये हुआ क्या है यहाँ पर, क्योंकि डेरिवेशन में इसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। अच्छा, इधर वाले पोर्शन को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, केवल इधर वाले पोर्शन को याद रखो, इस लाइन को। तो इस लाइन को जब आप याद रखेंगे तो आपके मन में क्या आ रहा है कि लाइट रे इंसिडेंट हुई और ऐसे चली गई। अब इधर वाले को भूल जाओ, इधर वाले को याद रखो, लाइट रे इंसिडेंट हुई और ऐसे चली गई। इतनी बात समझ में आई? यस नो बोलते रहे तो मैं समझाता रहूंगा, कंटिन्यू। इतनी बात समझ में आई? चलिए, अब इसे थोड़ी देर के लिए ऐसा मानिए कि लाइट रे नहीं आ रही है। मैं थोड़ा सा बना देता हूं इन्हें आगे की तरफ, ये ऐसे थे यहां से यहां तक, और ये पूरे ऐसे डार्क है, ये पूरा पूरा क्या है, ये डार्क है। ये पूरा का पूरा वेव फ्रंट इधर आ रहा है ऐसे, पूरा का पूरा क्या आ रहा है, वेव फ्रंट आ रहा है। अब मैं कलर तो करूंगा नहीं, सब में भरूंगा कलर। अच्छा, एक चीज और सोचो, जब ये इधर आ रहा है तो इधर वाला पोर्शन पहले टच हो रहा है, तो जितने टाइम में ये वाला, जैसे ये वाला पोर्शन टच हुआ, जितने टाइम में ये वाला पोर्शन यहां से लेके यहां तक जाता है, उतने ही टाइम में इधर वाला पोर्शन यहां से लेके यहां तक आता है। इसका मतलब मैं क्या कहने वाला हूं, ये लाइट रे कैसे जा रही है तो समझ में आ गया। जैसे आप डस्टर लें, बोर्ड पे डस्टर लें, ये मान लीजिए डस्टर है, और डस्टर को आप लेके आए, यहां से लेके आए, ऐसे इंसिडेंट कराया, फिर जो इंसिडेंट पहले हुआ था उस पोर्शन को पहले ले गए, उसे पहले को इंसिडेंट कराते गए, और इस तरीके से आ गई। इतनी बात समझ में आ गई? सबको समझ में आया ये? बोलिए जल्दी से। ये डायग्राम में क्या हो रहा है समझ में आ रहा है ना, ये पूरा का पूरा वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है और रिफ्लेक्ट हो रहा है। चलिए, आइकन दिखाई नहीं देता रुकमेश, आइकन मींस समझा नहीं मैं, कौन से आइकन की बात कर रहे हैं आप? अच्छा, ये चल मूव कर रहा है ये, ओके ओके। हाँ कोई नहीं, बस हाँ आइकन कर्सर, कोई नहीं प्रॉब्लम। ये पूरा का पूरा, अच्छा ये दिखाई नहीं देता है। चलिए, अभी ये समझ में आया जो मैंने समझाया आपको, इंसिडेंट हो रहा है वेव फ्रंट और ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। चलिए, अब 2 मिनट इधर देखिए ध्यान से। इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीसीबी, देखिए ए बी सी, डी सी बी, दो ट्राइंगल हैं। अगर मैं एंगल बी ए सी की बात करूं या एंगल सी डी बी की बात करूं, बी ए सी, सी डी बी, तो चूंकि ये दोनों वेव फ्रंट पे हैं तो ये दोनों कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री, पहली कंडीशन। इसके अलावा आप देख सकते हैं दोनों ट्राइंगल का बेस कॉमन है, तो बी सी इक्वल टू बी सी, सेकेंड कंडीशन। अब थर्ड कंडीशन को सुनना, मैंने आपसे बोला जितना टाइम हमें ए से सी तक जाने में लगेगा पहली रे को, उतना ही टाइम दूसरी रे को बी से डी तक जाने में लगेगा। उतना टाइम कहां से, बी से डी तक। देखिए, जितने टाइम में ये यहां से यहां गिरेगी, उतने टाइम में ये वाली रिफ्लेक्ट होकर यहां से यहां पहुंचेगी। और अगर मैंने आपसे बताया था अकॉर्डिंग टू हाइगन्स, सेम मीडियम में तो स्पीड इनकी दोनों की सेम रहेगी, और वो क्या रहेगी, स्पीड ऑफ लाइट। मैंने कहा टाइम दोनों का सेम है, तो टाइम कितना है, टी, वो कितनी डिस्टेंस हो गई, सी टी।
दैट मीन्स ए से लेके सी तक की डिस्टेंस और बी से लेके डी तक की डिस्टेंस ही क्या है, सी से लेके टी तक की, टी टी है, सी टी सॉरी, सी इंटू टी। समझ में आई इतनी बात? बोलो जल्दी से, यस और नो। देयर देयर फोर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो गया किसके, ट्राइंगल डी सी बी के। और जब ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो एंगल ए बी सी इक्वल हो गया एंगल डी सी बी के। और ए बी सी को अगर आप ध्यान से देखें, ए बी सी मतलब एंगल आई किसके इक्वल हो गया, एंगल आर के इक्वल। ये आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का प्रूफ हो गया है। ये बात समझ में आई? बोली जल्दी से, सबको क्लियर है इतना? क्लियर है? अनुपमा, आयुषी, दिव्यांश, हेमंत, रुकमेश? चलिए वेरी गुड। तो ये हमने पढ़ा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, सेकंड लॉ में क्या लिखेंगे आप इसके, तो सेकंड में वही स्टेटमेंट एज इट इज लिख देंगे कि इंसिडेंट रे, अब रे ना लिख के क्या बोलेंगे, इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, नॉर्मल, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सही है? ठीक है, क्लियर है भाई यहां तक? चलिए, अब भी क्लास ओवर हो रही है, अगर आपको गैप चाहिए नहीं चाहिए, जल्दी बोलो। 5 मिनट का गैप चाहिए? चलिए 5 मिनट का गैप है, 5 मिनट बाद आप दूसरी क्लास ज्वाइन करें अभी। ठीक है, 5 मिनट का गैप लेते हैं।
अगेन गुड इवनिंग। चलिए मैं इतना डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, आप लोग भी बना लें, प्रैक्टिस हो जाएगी, इतने जो बच्चे ऐड होने वो ऐड हो जाएंगे। हम बात करेंगे लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स वेव थ्योरी पे, ठीक है। डायग्राम बना लीजिए आप लोग भी। देखिए ध्यान से, लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स वेव थ्योरी हम बात करेंगे। सेम सिचुएशन यहाँ पर है, यहाँ पर भी एक वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ है पूरा का पूरा। आप जानते हैं कि जब लाइट रे एक रेयरर मीडियम से एक डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो टूवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो जाती है। तो ये बैंड हो गई और ये भी इस तरीके से यहाँ पे बैंड हो जाएगी। तो हमने इसका केवल वेव फ्रंट ड्रॉ कर लिया। आप चाहें तो एक नॉर्मल ड्रॉ करके इसे वेव वेव लाइट रे को बैंड करके भी दिखा सकते हैं। ये हमें नीड नहीं थी इसलिए हमने ड्रॉ नहीं करा। नाउ आप दो ट्राइंगल आपके पास में, एक तो ए बी सी और एक ए डी सी। वन बाय वन दोनों ट्राइंगल की बात करेंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी जो साइन है आपका एंगल बी ए सी दैट इज साइन आई, किसके इक्वल होगा? साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो बी सी अपॉन ए सी। परपेंडिकुलर जो वेव फ्रंट के साथ में है और हाइपोटेनियस क्या हो गया आपका? ए सी हो गया। सेम एज इन ट्राइंगल ए डी सी साइन एंगल डी सी ए दैट इज साइन आर की बात कर रहे हैं हम। फिर से वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये कितना हो जाएगा आपका? ए डी जो परपेंडिकुलर है वेव फ्रंट के ऊपर और अपॉन में हाइपोटेनियस कितना है आपका? ए सी है। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो। तो साइन आई से साइन आर को जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ए सी से ए सी कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? ये बी सी अपॉन ए डी। अब बहुत ध्यान से समझेंगे, अब मीडियम चेंज हो रहा है, ऊपर का मीडियम रेयर है, नीचे का मीडियम डेंसर है। तो बी से लेकर सी तक अगर लाइट रे आपकी v1 स्पीड से चल रही है, ए से डी तक उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। हमने कहा v2 स्पीड हो गई। लेकिन बी से लेकर सी तक जाने में जितना टाइम लाइट रे लेगी उतना ही टाइम ए से लेकर डी तक आने में लेगी।
तो इनकी डिस्टेंस कितनी हो जाएंगी, v1t और v2t। ठीक है, तो इसकी जगह आ जाएगा v1 टाइम्स ऑफ t और इसकी जगह क्या आ जाएगा v2 टाइम्स ऑफ t। t से t कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा क्या, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल v1 अपॉन v2। यहाँ से क्या मिलने वाला है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल v1 अपॉन v2। और अगर v1 अपॉन v2 की बात करें तो ये क्या होता है, ये जनरली म्यू टू अपॉन म्यू वन के इक्वल होता है, या हम बोल सकते हैं वन म्यू टू के इक्वल होता है। तो मैंने आपको जब स्नेल्स लॉ पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था कि जिस मीडियम में लाइट एंटर करके जाएगी हम हमेशा उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। तो लाइट रे आपकी पहले मीडियम से चल के दूसरे मीडियम में आ रही है, तो हमने क्या निकाला, वन म्यू टू निकाला, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू वन म्यू टू। इसे स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं और ये हमने हाइगन्स थ्योरी के बेस पर प्रूव कर दिया। आपको ये बात समझ में आई या नहीं, जल्दी से बताइए, समझ में आया डेरिवेशन सबको? रुकमा, आयुषी, आयुषी, रुकमेश, स्नेल्स लॉ इज प्रूव बाय हाइगन्स वेव थ्योरी, बिल्कुल सही बात है। इसमें हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं आप, बिल्कुल लिख सकते हैं, हाइगन्स वेव थ्योरी के बेस पर हमने स्नेल्स लॉ को प्रूव कर दिया है, आप इसे लिख सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, चलिए नाउ आगे बात करते हैं इसमें। अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। एक कॉम्बिनेशन रिलेशन है जिससे क्वेश्चंस बन जाते हैं जनरली, एक मिनट में क्लियर हो जाएगा। इफेक्ट ऑन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। देखिए ध्यान से, सेकंड मीडियम में लाइट गई पहले मीडियम से चल के, दैट इज म्यू टू अपॉन म्यू वन। इसे हम जानते हैं, हमने पढ़ा है म्यू इक्वल टू होता है सी अपॉन वी, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो म्यू टू को हम लिख सकते हैं सी अपॉन वी टू और म्यू वन को लिख सकते हैं सी अपॉन वी वन। तो ये आ जाएगा आपका कितना, वी वन अपॉन वी टू आ जाएगा। अच्छा, वी को फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, दैट इज न्यू लैम्डा वन अपॉन न्यू लैम्डा टू। किसी भी मीडियम में लाइट रे ट्रैवल करता है उसकी फ्रीक्वेंसी पे कोई चेंज नहीं होता, म्यू से न्यू कट जाएगा, कितना आ जाएगा, लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू। तो ये रिलेशंस आ गए आपस में, ये रिलेशंस इंपॉर्टेंट हैं, ये हमने रे ऑप्टिक्स में भी देखे थे, हमने यहाँ भी देख लिए हैं। इन रिलेशन के बेस पर कंबाइन करके कोई न्यूमेरिकल एक या दो नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है। यहाँ तक समझ में आया सबको? चलिए अब बात करते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की। इसकी बात करते हैं हम, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की। देखिए क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, पहले वो समझ लीजिए। जहां पर भी आपने आज तक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा है उन सारी जगहों पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही कहता है कि जो भी आपके इंडिविजुअल टर्म्स हैं आप उन सबको एल्जेब्रिकली या वेक्टोरियली ऐड कीजिए और जो रिजल्टेंट आएगा वही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहलाएगा। तो यहाँ पर हम वेव्स की बात कर रहे हैं और वेव्स के क्या होते हैं, डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं। मैंने कहा पहली वेव का डिस्प्लेसमेंट y1 है, दूसरी वेव का डिस्प्लेसमेंट कितना है, y2 है। ऐसे ही मेरे पास nth वेव है, उसका nth वेव का डिस्प्लेसमेंट कितना है, yn है। तो नेट रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, y आ जाएगा। ये अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ही हुआ। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है वो समझ लीजिए, ध्यान से सुनिए ध्यान से। व्हेन ए नंबर ऑफ वेव्स ट्रेवलिंग थ्रू अ मीडियम सुपरपोज ऑन ईच अदर, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट एट ए गिवन इंस्टेंट is equal to the vector sum of the displacement due to the individual waves at that time। मतलब कहने का ये हुआ, जो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स हैं उन सबका वेक्टोरियली सम कर दीजिए, तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिलेगा उस वो किसके बेस पर मिलेगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बेस पर मिलेगा। ये बात समझ में आई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की? बोलिए जल्दी से। अगर वेव की फॉर्म में मैं आपको दिखाना चाहूं तो देखिए इस तरीके से है कुछ कहानी। मान लीजिए एक वेव ऐसे थी, दूसरी वेव भी ऐसे थी, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो ये इतना ज़्यादा बाहर नहीं भागेगा, जैसा मैंने भगा दिया ये नहीं है, तो जहाँ तक वो है वैसे ही रहेगा। या फिर अगर मैं कहूँ आपसे एक वेव ऐसे है और दूसरी वेव क्या है, ऐसे है, तो देखो ये एक दूसरे की रिवर्स हो गई, तो रिजल्टेंट क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा बस, जीरो।
ये रिजल्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए, तो ये हमने चैप्टर का बेस तैयार करा। हाइगन्स थ्योरी के बेस पर हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ करे, वेव फ्रंट क्या होता है वो जाना है। अब हम एंट्री करेंगे चैप्टर के मेन टॉपिक पर, और उस मेन टॉपिक का सेकंड मेन टॉपिक है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, देखिए इसकी जो डेफिनेशन है ना, वही अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई सारे क्वेश्चंस तो इसकी डेफिनेशन से ही भी बन जाते हैं। मैं एक एक लाइन लिखूंगा, आप उसे पढ़ें, लिखे भी लिखना चाहें तो, और समझें। पहले मैं बोलता हूँ या बोलते बोलते लिखते चलते हैं। अकॉर्डिंग टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, व्हेन टू लाइट waves when two light waves of the same frequency and having zero or constant phase difference traveling in the same direction superpose each other each other, the intensity in the region of superposition, the region of superposition gets redistributed redistributed comma becoming maximum at some points। देखिए बहुत बड़ी है लेकिन 2 मिनट में याद हो जाएगी आपकी अभी। some points and minimum at others। this phenomenon is called interference of light। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, देखिए बहुत ध्यान से एक एक शब्द को समझते हुए ही हम आगे बढ़ेंगे। आपसे बोला, देखिए इंटरफ्रेंस मतलब जुड़ रहा है कुछ, और जुड़ने के लिए कम से कम दो तो चीजें चाहिए ही चाहिए। दैट इज व्हेन कितनी वेव, मिनिमम 2 लाइट वेव्स। पहला पॉइंट, कितनी वेव चाहिए मिनिमम? 2 लाइट वेव हो, और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी हो? सेम फ्रीक्वेंसी हो, जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, और सेम डायरेक्शन में। उनकी दोनों की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? सेम फ्रीक्वेंसी हो, फर्स्ट प्रॉपर्टी। चलिए, फेज डिफरेंस क्या हो? जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस, और वो ट्रेवल करें सेम डायरेक्शन में, और फिर क्या हो जाए? वो सुपरपोज हो जाए। तो उस सिचुएशन में इंटेंसिटी जो होगी वो कुछ पोर्शन पर तो मैक्सिमम हो जाएगी, और कुछ पोर्शन पे क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। और इस पैटर्न को ही हम क्या बोलेंगे? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बोलेंगे। तो व्हेन टू लाइट वेव्स of the same frequency and having zero or constant phase difference traveling in the same direction superpose each other, the intensity in the region of superposition gets redistributed, becoming maximum at some points and minimum at others point। this phenomenon is called interference of light। definition समझ में आई सबको? yes or no? सबको क्लियर है? चलिए, अच्छा एक चीज बताइए, 2 लाइट वेव्स चाहिए मुझे, लेकिन मैं ये भी बोल रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी क्या हो? दोनों की सेम हो। तो जाहिर सी बात है, 2 सोर्स तो मुझे लेने नहीं पड़ेंगे। कितने सोर्स से काम चलाना पड़ेगा? केवल एक ही सोर्स से, क्योंकि अगर मैं 2 सोर्स लूंगा तो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएंगी? अलग अलग हो जाएंगी। तो हम क्या कहेंगे कि भाई एक सोर्स है मेरे पास, अब इस एक सोर्स से मुझे लाइट वेव चाहिए 2। तो बताइए कैसे मिलेंगी? सोचिए थोड़ा सा। फिलहाल तो मैं एक सिंगल स्लिट लगा दूं यहाँ पे, भाई मैंने एक स्लिट लगा दी छोटी सी, ठीक। यहां से लाइट रेज निकलनी शुरू हो जाएंगी। फिर कितनी, क्या करूं मैं? एक स्लिट यहां लगा दूं और एक स्लिट यहां लगा दूं। ये सब दीवार है, इसके बीच में ऐसे मान लो, ये दीवार के बीच में बनी हुई 2 छोटी छोटी सी विंडोज हैं।
और ये सोर्स है जहां से लाइट रे आ रही है। बात समझ में आई? एक वॉल यहाँ पे थी, एक वॉल यहाँ पे थी, इस वॉल में सिंगल विंडो है, इस वॉल में डबल विंडो है। सिंगल विंडो से लाइट निकलेगी, फिर ये दो विंडोज हैं, तो यहां से आपकी दो लाइट वेव्स मिलेंगी, एक यहां से और एक यहां से। इतनी बात समझ में आई? क्लियर है इतना? अब जब ये स्क्रीन पर जाएंगी, ये जो लाइट वेव्स सुपरपोज होके कहाँ जाएंगी? स्क्रीन पर जाएंगी। तो ये सेंटर में एक ब्राइट फ्रिंज देंगी, फिर डार्क देंगी, फिर इधर भी डार्क रहेगा, फिर ब्राइट रहेगा, इधर भी ब्राइट रहेगा। तो देखो, ये मैक्सिमा की कंडीशन होगी, ये मिनिमा की कंडीशन होगी, इधर भी मिनिमा होगा, इधर भी मैक्सिमा होगा, ये भी मैक्सिमा होगा। ठीक है? और जो मिनिमा है वो डार्क कहलाएगा, डार्क फ्रिंज, जो पैटर्न मिलता है उसे फ्रिंज बोलते हैं। और मैक्सिमम क्या कहलाएगा आपका? ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज। ये बात क्लियर हुई? अच्छा, जो स्लिट्स हैं उनसे स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस को हमेशा कैपिटल डी लेंगे, जो स्लिट्स के बीच की विड्थ है उसे हम स्मॉल डी लेंगे। और आइडियली जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इस स्मॉल डी की वैल्यू लगभग हम 2 mm लेते हैं, 2 मिलीमीटर। और कैपिटल डी जो लिया जाता है वो कितना लिया जाता है? 2 मीटर लिया जाता है। और जो स्लिट है, इसकी खुद की जो विड्थ होगी, वो विड्थ होगी आपकी, स्लिट विड्थ वो होगी आपकी 0.3 mm। तो आप सोच सकते हैं कि बहुत छोटी छोटी विंडोज ओपन करी जाएंगी जिन्हें हम स्लिट्स बोलेंगे, जिनसे लाइट रेज निकलेंगी। और सिंगल सोर्स से निकलेंगी तो क्या होगा? सेम फ्रीक्वेंसी, सेम डायरेक्शन में जा रही है, जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। एक पैटर्न दे रही है जो कहीं पर ब्राइट है और कहीं पर क्या है? डार्क है। जहां ब्राइट है वहां मैक्सिमम मिल रहा है, और जहां डार्क है वहां क्या मिल रहा है? आपका मिनिमम मिल रहा है। इतनी बात सबको समझ में आई? बताइए जल्दी से, यस और नो। बात समझ में आई इतनी? अनुपमा, आयुषी, आयुषी, हेमंत, रुकमेश। चलिए, वेरी गुड। ओके ओके। अब आगे की बात सुनिए ध्यान से। तो मैंने बोला कहीं पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है और कहीं पर इंटेंसिटी क्या है? मिनिमम है। तो जहां पर एम्पलीट्यूड्स मिल के आपस में इंटेंसिटीज देंगे, तो वहां इंटेंसिटी क्या रहेगी? आपकी मैक्सिमम रहेगी। और ऐसी कंडीशन को, जहां इंटेंसिटी क्या रहे? मैक्सिमम रहे, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टिव, जुड़ रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं इसे हम? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। और जहां पर इंटेंसिटी मिनिमम होगी उसे बोलेंगे हम डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे। ठीक है? ये तो हो गया जहां इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी उसे क्या बोलेंगे हम? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जहां इंटेंसिटी मिनिमम होगी उसे क्या बोलेंगे हम? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे। इतनी बात समझ में आई या नहीं? जल्दी से बताएं, समझ में आया इतना? बोलिए। चलिए, वेरी गुड। अब देखिए ध्यान से, अब हम क्या करेंगे? इंटेंसिटीज के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे। मैथमेटिक्स से थोड़ी सी बहुत ध्यान से समझना एक एक लाइन को। हम बात करने वाले हैं एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन इंटरफेरेंस पैटर्न। तो देखो, अकॉर्डिंग टू इंटरफेरेंस डेफिनेशन, हमने कहा हमारे पास दो वेव होनी चाहिए। हमने कहा पहली वेव है y1 इक्वल a1 साइन ओमेगा टी, और दूसरी वेव है y2 इक्वल a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अच्छा देखो, यहाँ भी फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, यहाँ भी ओमेगा है, तो इसका मतलब दोनों की वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम है। अच्छा, यहाँ फेज डिफरेंस कितने का आ रहा है? फाइव का कांस्टेंट है जो, तो जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस भी आ गया। दोनों हम कह रहे हैं सेम डायरेक्शन में चल रही है। तो अब रिजल्टेंट निकालने के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे, दैट इज वाई इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू लगाएंगे। अच्छा, इसे वैल्यू पुट कर लेते हैं, ए वन साइन ओमेगा टी प्लस ए टू साइन ओमेगा
टी प्लस फाइव। ठीक है, आगे बात करते हैं। A1 साइन ओमेगा टी ऐसे रहने देते हैं। मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, और साइन ए प्लस बी कहता है साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो हम इसे ऐसे ही तोड़ेंगे, दैट इज प्लस A2। ये क्या हो जाएगा आपका, इसे ब्रेक कर लेते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस A2 की मल्टीप्लाई दूसरी टर्म में भी होगी A2 कॉस ए साइन बी। ठीक है, अभी हम कुछ कुछ पोर्शंस कॉमन ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी साइन ओमेगा टी है, यहाँ पे भी साइन ओमेगा टी है। जैसे ही कॉमन लेंगे कितना बचेगा, A1 प्लस A2 कॉस फाइव, ब्रैकेट के बाहर क्या मिलेगा आपको, साइन ओमेगा टी प्लस A2 कॉस ओमेगा टी और कितना साइन फाइव। ठीक है, ये आपका y आ गया। अब हम यहाँ थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा इनपुट करें देंगे जिससे हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकें। वो क्या रहेगा, देखिए ध्यान से। यहाँ तक समझ में आया सबको, जल्दी बताएं, यहाँ तक सबको क्लियर है ना। फेज डिफरेंस फाइव है, कांस्टेंट है जो। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है, वेरी गुड। नाउ अब देखिए, मैंने कहा कुछ एक्स्ट्रा इसमें हम पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, हम लेके चलेंगे पुट A1 प्लस A2 कॉस फाइव इक्वल कैपिटल A कॉस थीटा, क्वेश्चन नंबर वन, एंड A2 साइन फाइव इक्वल कैपिटल A साइन थीटा। जैसे इस वैल्यूज को यहां पुट करूंगा तो आ जाएगा A कॉस थीटा साइन ओमेगा टी और प्लस A साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। ए कॉमन आ जाएगा और ये साइन ए, देखिए फिर से साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फिर से किसका फॉर्मूला बन जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा वाई। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। जनरली हमने क्या करा, हमने सिर्फ फाई की टर्म्स में जो इक्वेशन थी हमारे पास उसे इंप्लीमेंट करके थीटा की टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। और ये सब चीजें कहाँ सिखाई जाती हैं, ये सब चीजें मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशंस जब पढ़ाई जाती हैं तब सिखाई जाती है। बात समझ में आई यहाँ तक। हाँ ये वाला आएगा, ये सिलेबस में है, और जो दूसरा वाला है फ्रिंज विड्थ वाला वो नहीं आता है। नहीं ऐसा कोई ज्यादा भारी नहीं है, आप बस फिलहाल एक बार फिर से समझिए। ये पहला डिस्प्लेसमेंट था हमारा, ये दूसरा डिस्प्लेसमेंट था। बस एक फॉर्मूला ही तो लगा है साइन ए प्लस बी का, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया है, जो कॉमन आना था वो कॉमन ले लिया है, और फिर ये दोनों वैल्यूज पुट कर दी है, ये इक्वेशन वन और ये इक्वेशन टू। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो बताइए। ये हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट हमने निकाल लिया। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और काम करना है इसमें, इसे कंप्लीट कर लेते हैं। फिर अब जो इक्वेशन वन और टू है इनका स्क्वायर करके हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे, इनका हम स्क्वायर करके ऐड करेंगे, दैट इज वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर। और जैसे ही मैं इनका स्क्वायर करूंगा तो आप देख सकते हैं एक तरफ क्या है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल, यहाँ क्या बनेगा, A1 प्लस A2 कॉस फाइव का होल स्क्वायर और प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। देखिए ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इधर फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं। जैसे ही मैं इस फॉर्मूले को ओपन करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा आपका, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव और प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। ठीक है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है वन, ये हो गया ए स्क्वायर, यहाँ बचा A1 स्क्वायर प्लस देखो A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। A2 स्क्वायर दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, जिसकी वैल्यू क्या होती है, वन होती है। तो ये कितना रह जाएगा, केवल A2 स्क्वायर रह जाएगा, साथ साथ क्या बचेगा, 2A1 A2 कॉस फाइव। यहाँ तक समझ में आया, जल्दी से बताएं, इतना समझ में आया। चलिए हम जानते हैं कि जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो इसका मतलब आई
प्रोपोर्शनल साइड का कांस्टेंट आएगा, तो आई इक्वल टू के ए स्क्वायर, पहले के लिए लेंगे तो आई वन इक्वल टू के ए वन स्क्वायर, दूसरे के लिए लेंगे तो आई टू इक्वल टू के ए टू स्क्वायर, ए टू स्क्वायर। तो हम क्या करें, इस इक्वेशन में के से मल्टीप्लाई कर दें, तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे के कैपिटल ए स्क्वायर इक्वल के ए वन स्क्वायर प्लस के ए टू स्क्वायर प्लस टू। अच्छा देखिए इसे थोड़ा मॉडिफाइड करता हूँ, अंडर रूट के ए वन, अंडर रूट के ए टू, और कॉस फाई। मैंने क्या करा, यहाँ वाला जो के होगा उसे दो पार्ट में तोड़ लिया, अंडर रूट के इंटू अंडर रूट के में। कोई प्रॉब्लम इतने में? समझ में आया? चलिए देखिए ध्यान से, तो ये क्या बन गया अब आपका, ये आपका बन गया के ए स्क्वायर, तो बन गया आपका आई, इंटेंसिटी है क्योंकि ये आपकी, ठीक। ये तो हो गया आपका आई, ये क्या हो गया आपका आई वन, ये क्या हो गया आपका आई टू प्लस टू, ये क्या हो गया, ये हो गया अंडर रूट आई वन, और साथ साथ ये क्या हो गया अंडर रूट में आई टू और कॉस फाइव। समझ में आई बात? ये देखिए क्या था, ये कोई सी भी एक इक्वेशन उठा लीजिए, जैसे ये वाली, इसी वाली इक्वेशन से देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, हमें क्या रखना है, अंडर रूट के इंटू ए वन, तो हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट में आई टू इक्वल स्क्वायर रूट में के ए टू स्क्वायर, ए टू स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट के टाइम्स ऑफ ए टू। हमने इस की वैल्यू की जगह क्या रख दिया, अंडर रूट में आई टू, ऐसे आई वन रखा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? बताइए जल्दी से। चलिए अब एक ध्यान से देखिए, ये आई वन है कांस्टेंट है, ये आई टू है कांस्टेंट है, फेस कहाँ चेंज हो रहा है, कॉस फाई में। तो जो भी पैटर्न में चेंज होगा इंटरफेरेंस पैटर्न में, वो इस टर्म की वजह से होगा जिसके मल्टीपल में क्या है, कॉस फाई। तो ये जो टर्म होगी, इसी टर्म को बोला जाता है इंटरफेरेंस टर्म। अगर आपसे पूछे कि इंटरफेरेंस टर्म क्या होगी, वो होगी आपकी टू टाइम्स ऑफ अंडर रूट आई वन आई टू और कॉस फाई। बात समझ में आ गई? यहाँ तक सबको समझ में आया? अनुपमा, आयुषी, आयुषी, हेमंत, रुकमेश, रमेश क्लियर है? चलिए इसे यहीं रोकते हैं अभी, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके।